नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज हम बात करेंगे जेलेंस्की के खिलाफ पुतिन के चक्रव्यूह की। सर्दियों के लिए पुतिन ने खास प्लान तैयार कर लिया है जिसकी आंच से बचना बहुत मुश्किल है। हालांकि जेलेंस्की षड्यंत्र से बचने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे चीन की बढ़ती हिमाकत की कि किस तरीके से उसने जापान और ताइवान के पास उसके कदम बढ़ रहे हैं और दुनिया को वो नई नई टेंशन देते जा रहा है। साथ ही बात होगी भारत के दो ऐसे पड़ोसियों की जो अपने ही लोगों के असंतोष को खत्म नहीं कर पा रहे हैं और ये लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र का प्रयास भी करते रहते हैं। और चलिए अब आपको विस्फोट में सबसे पहली खबर बताते हैं। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है जहां दरअसल रूस कई फ्रंट पर जेलेंस्की को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। जेलेंस्की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ यूक्रेन में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों के गुस्से का फायदा रूस उठा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों, गैस पाइपलाइन पर हमले तेज कर दिए गए हैं। तो यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों, गैस पाइपलाइन पर हमले तेज किए गए हैं। वहीं लोगों के मन में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ गुस्सा है और यूक्रेन के लोगों में इस गुस्से का पूरा फायदा रूस की तरफ से उठाया जा सकता है। जेलेंस्की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं जिसके बाद लोग, क्योंकि पिछले 3 साल से युद्ध में हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन जब शांति नहीं हो रही है तो सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिल रही है और ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप। ऐसे में रूस कई फ्रंट पर जेलेंस्की को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इसका पूरा फायदा रूस की सरकार को होगा। अब जेलेंस्की सरकार पर भ्रष्टाचार के जैसे ही आरोप लगे, सरकार के खिलाफ यूक्रेन के लोगों में नाराजगी देखी गई है। लोगों के गुस्से का फायदा रूस के द्वारा जरूर से उठाया जाएगा और इसी बीच यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों, गैस पाइपलाइन पर रूस की तरफ से हमले भी तेज कर दिए गए हैं। तो हर मोर्चे पर घेरने की जो कोशिश है वो की जा रही है रूस की तरफ से यूक्रेन को लेकर के। अब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन पर जो ये बड़ा आरोप लगा है कि उन्होंने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो लोगों में नाराजगी है और इसका फायदा सीधे रूस की सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। दूसरी तरफ बात करें तो यूक्रेन का रूस के एनर्जी सेक्टर पर बड़ा हमला देखने को मिला है। रियाजान, समारा और इसके अलावा वोल्गोग्राड रिफाइनरी पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के ड्रोन ने तबाही मचा करके रख दी है। तो यूक्रेन की भी तैयारी जबरदस्त नजर आ रही है। अब यूक्रेन का रूस के एनर्जी सेक्टर पर बड़ा हमला देखने को मिला है और इसी तरीके से हमला हालांकि यूक्रेन पर हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके रियाजान, समारा, वोल्गारो ये वैसी वो जगह हैं जहां पर तेल रिफाइनरी है और यहां पर जब अटैक किया गया है तो यूक्रेन के ड्रोन ने भारी तबाही मचा दी है और इसका बहुत ज्यादा नुकसान रूस को उठाना पड़ रहा है। रूस की कई ऐसी तेल रिफाइनरी है जो बिकने की कगार पर आ गई है। लोग उसे बेच करके देश छोड़ करके जाना चाहते हैं, लेकिन फैला हुआ बिजनेस इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन के जो ड्रोन हैं वो तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब रियाजान, समारा और वोल्गोग्राड रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखिए किस तरीके से ये जो पूरा मिसाइल अटैक है वो किया जा रहा है और दोनों ही देशों से इसी तरीके से मिसाइल अटैक एक दूसरे पर किया जा रहा है। उनके जो ऊर्जा संयंत्र है, जो तेल रिफाइनरी है, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहते हैं दोनों ही देश, ताकि कोई भी अब आगे ना बढ़ जाए, आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से पीछे आ जाए। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ यूक्रेन को मदद मिल रही है नेटो देशों से, तो रूस के पास भी भरपूर मात्रा में मदद है और यही वजह है कि पिछले 3 साल से ये युद्ध इसी तरीके से चल रहा है। अब देखिए किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से ये अटैक किया गया है, किन जगहों पर किया गया है। रियाजान, समारा और वोल्गोग्राड रिफाइनरी पर ये अटैक किया गया है और यूक्रेन के ड्रोन ने इस दौरान भारी तबाही मचा करके रख दी है। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ रूस ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि आम लोगों में जो असंतोष है उसका वो फायदा उठा सके और उसकी तरफ से भी बार जो ऊर्जा संयंत्र है उसे निशाना बनाया जा रहा है। तो यूक्रेन भी चुप नहीं बैठने वाला है। यूक्रेन की तरफ से भी तेल रिफाइनरी पर, ऊर्जा संयंत्रों पर इसी तरीके से हमला किया गया है जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो ये बता रही है कि जैसा सोचा गया था शुरुआत में कि यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है, झुक जाएगा, चुप हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग चल रही है और अब इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे बचना जेलेंस्की के लिए कहीं ना कहीं काफी मुश्किल साबित हो सकता है।
तो वो चक्रव्यूह क्या है और चक्रव्यूह से जेलेंस्की बचेंगे कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। पुतिन के चक्रव्यूह में फंसता यूक्रेन। ज़ेलेंस्की की बढ़ती मुश्किलें। नवंबर में होगा ज़ेलेंस्की का सरेंडर। रूस की सेना यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। रूसी तोपों से उगले गए बारूद से यूक्रेन जल रहा है। रूसी फाइटर जेट्स के हमलों से यूक्रेन के शहर दहल रहे हैं। यूक्रेन की इमारतें मलबे के ढेर में बदल रही हैं। ये तो वो तबाही है जो आज दुनिया देख रही है, लेकिन पुतिन का ज़ेलेंस्की के खिलाफ चक्रव्यूह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। करीब 3 साल पहले शुरू हुए इस संघर्ष को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि रूस कुछ ही समय में यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर कब्जा कर लेगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूस का ही झंडा लहराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नेटो देशों ने यूक्रेन का भरपूर साथ निभाया। उन्होंने यूक्रेनी सेना को हथियार दिए, जवानों को ट्रेनिंग दी, सरकार को मदद और भरोसा दिया, और यही वजह रही कि ज़ेलेंस्की की सेना आज रूस के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। क्रेमलिन के वार और कीव के पलटवार के बीच इस जंग का अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब रूस ने अचानक ही यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। माना जा रहा है कि रूस अब ज़ेलेंस्की के सरेंडर तक नहीं रुकेगा और ये सर्दियां यूक्रेन पर बहुत भारी गुजरेंगी। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले किए।
पारा गिरने के साथ ही तेज होते जा रहे इन हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों और गैस पाइपलाइनों के साथ ही नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये वो कदम है जिन्हें रूसी सेना बीते करीब 3 साल से अपना रही थी, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई। हालांकि अब रूस ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की जनता को मोहरा बनाने का भी प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल यूक्रेन सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे लोग ज़ेलेंस्की के ही करीबी बताए जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन की जनता का गुस्सा भड़क गया है। खबर है कि करीब 886 करोड़ के इस घोटाले के आरोपों में यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री का नाम भी शामिल है। इसे लेकर राजधानी कीव में भी लोग सड़कों पर उतर आए। रूस यूक्रेन की जनता के इसी गुस्से का फायदा उठाने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि रूस के एजेंट जनता के गुस्से को और भड़काकर ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट करवा सकते हैं। यानी साफ है कि जहां एक ओर पुतिन की सेना यूक्रेन को दहला रही है, तो वहीं जनता ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटा सकती है, ताकि यूक्रेन रूस के सामने घुटने टेक दे। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर कब्जे के लिए उसके 7 शहरों पर कब्जे का प्लान बनाया है। इनमें से पहला टारगेट है खार्किव, दूसरा टारगेट है डोनबास, तीसरा टारगेट है ज़ैपोरिज़िया, चौथा टारगेट है निप्रोपेट्रोवास्क, पांचवा टारगेट है खेरसोन, छठा टारगेट है मिकोलैव और 7वां टारगेट है ओडिशा। पुतिन की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ यूक्रेन पर हमले कर रही है। इनके निशाने पर यूक्रेन के न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट हैं। इनके साथ ही दूसरे पावर सप्लाई सबस्टेशन पर भी तबाही मचाई जा रही है। रूसी सेना गैस पाइपलाइन को भी निशाना बना रही है, ताकि सर्दियों में यूक्रेन के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी जाएं और लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह कर दें। क्रेमलिन से सेना को यूक्रेन के ऑयल डिपो को भी निशाना बनाने का आदेश दिया गया है। ताकि सेना और आम लोगों के लिए तेल की सप्लाई रोकी जा सके और बिना संसाधनों के लिए लड़ने को मजबूर ज़ेलेंस्की के सैनिक सरेंडर करने को मजबूर हो जाएं। क्रेमलिन की आर्मी यूक्रेन की कोयला खदानों पर भी हमले कर रही है, क्योंकि सर्दियों से बचने के लिए ये भी एक बड़ा साधन हो सकता है। रूसी सेना इस प्लान पर काम कर रही है कि सर्दियों में लोगों की मुसीबत बढ़ जाए। पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप और फिर दुश्मन के हमले को रोकने में नाकामयाबी। इन आरोपों के बाद लोगों का गुस्सा ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ बढ़ सकता है। और इसी आड़ में रूस ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकता है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के सरेंडर के बाद पुतिन सभी राज्यों में गवर्नरों की नियुक्ति कर सकते हैं। पुतिन का टारगेट है कि इस लक्ष्य को सर्दियों में ही हासिल कर दिया जाए, क्योंकि हाड़ जमा देने वाली सर्दियों में गैस पाइपलाइन और बिजली से ही लोगों को राहत मिल सकती है। रूसी सेना ने नागरिक ठिकानों
और रिहायशी इलाकों पर भी हमले बहुत तेज कर दिए हैं, क्योंकि सर्दियों में गैस पाइपलाइन और बिजली का सहारा भले ही ना मिले, रिहायशी इलाकों के मलबे के ढेर में बदल जाने से लोगों के सिर पर से छत का सहारा भी मिट जाएगा और इन सर्दियों में लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। जाहिर है कि अगर पुतिन का ये प्लान कामयाब हो गया तो ज़ेलेंस्की सरेंडर को मजबूर हो जाएंगे और कीव पर भी रूस का झंडा लहराने लगेगा। माना जा रहा है कि रूस की सेना नवंबर में ही अपने इस मिशन को कामयाब करने की कोशिशों में लगी है। यही वजह है कि यूक्रेन पर न केवल हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है, बल्कि इनकी इंटेंसिटी भी बहुत बढ़ गई है। इतने भीषण हमले अब तक शायद पहले नहीं किए गए। हालांकि देखना होगा कि रूस के इस चक्रव्यूह का तोड़ ज़ेलेंस्की कैसे निकालते हैं। तो अब तक आपने देखा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कितना खतरनाक चक्रव्यूह रचा है। अब आइए आपको बताते हैं कि रूस के इस षड्यंत्र से बचने के लिए यूक्रेन क्या-क्या कर रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों को ज़ेलेंस्की ने दुश्मन देश की साजिश करार दिया। यही नहीं, अब यूक्रेन स्वदेशी हथियारों से ही रूस को निशाना बना रहा है। यूक्रेन की सेना रूस पर भीषण हमले कर रही है। यूक्रेन के ड्रोन अब रूस में अंदर घुसकर हमले कर रहे हैं। अब यूक्रेन भी रूस को सर्दियों में जमा देने के प्लान पर काम कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन रूस के एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर पर हमले किए जा रहे हैं। रूस में मौजूद गैस पाइपलाइन पर भी हमला हो रहा है। खास बात यह है कि यूक्रेन इन हमलों में स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस में लॉन्ग रेंज नेपच्यून क्रूज मिसाइल से हमले किए। इसके अलावा फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल से भी अटैक किया गया। यूक्रेन की सेना ने FP-1 ड्रोन से भी रूस पर भीषण हमला बोला। बताया जा रहा है
कि रूस ने समारा इलाके में मौजूद तेल रिफाइनरी पर अटैक किया। यह बेहद खतरनाक था। ब्लास्ट के तुरंत बाद इलाके में आग का गुबार देखने को मिला। पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ देखी जा सकती थी। इसके अलावा यूक्रेन की सेना ने रूस की रियाजान रिफाइनरी पर भी हमला किया। खबर है कि इस पर यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से अटैक किया। इस रिफाइनरी पर हमले से रूस को कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये इस बात से समझा जा सकता है कि ये रूस की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यहां पर सालाना करीब 8.8 मिलियन टन तेल का उत्पादन होता है। यहां से गैसोलीन, डीजल, फाइटर जेट्स के लिए ईंधन और पेट्रोल की सप्लाई की जाती है। यूक्रेनी सेना ने रूस के वोल्गोग्राद पर भी हमला किया। यूक्रेनी सेना ने तेल रिफाइनरी के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतों में आग लग गई। कभी नेटो देशों से मिलने वाले हथियारों से दुश्मनों को मजा चखाने वाला यूक्रेन अब अचानक स्वदेशी हथियारों से जंग जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आइए आपको बताते हैं कि यूक्रेन के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई है। दरअसल यूक्रेन के लोगों में पनपते असंतोष और गुस्से को ठंडा करने के लिए जेलेंस्की ने यह कदम उठाया है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की सरकार आम लोगों के बीच ये संदेश देना चाहती है कि उनके समय में यूक्रेन हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है। इसके साथ ही जेलेंस्की अमेरिका को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं। वो ट्रंप को यकीन दिलाना चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है और इस जंग में रूस को हराना मुमकिन है। इसके अलावा खबर है कि कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। ये देश भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पूरी होने तक यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं करना चाहते हैं। जाहिर है कि यूक्रेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। हालांकि देखना होगा कि रूस के चक्रव्यूह से जेलेंस्की कैसे निपटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और रूस और यूक्रेन के बाद अब आपको चीन और जापान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है उससे जुड़ी हुई जानकारी देते हैं।
जापान के सेनकाकू द्वीप के पास पहुंचे चीन के जहाज। ये सबसे बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जापान के सेनकाकू द्वीप के पास अब चीन के जहाज पहुंच गए हैं। जापान की सीमा के पास चीन के कोस्ट गार्ड की बात भी कही जा रही है। देखिए कहां पर पहुंचे हैं, सेनकाकू द्वीप के पास पहुंचे हैं। जापान की सीमा के पास है चीन के कोस्ट गार्ड की गश्त। ये अपने आप में टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि आखिरकार क्यों चीन अब जापान की तरफ जा रहा है। चीन के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कोस्ट गार्ड की जो तैनाती है वो किस तरीके से यहाँ पर कर दी गई है। जो चीन के फाइटर जेट्स हैं उन्होंने भी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी तैनाती की गई है। लेकिन इन दोनों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसके पीछे की वजह क्या है वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। उसके पीछे की वजह है ताइवान को लेकर के जापान की तरफ से दिया गया एक बयान, जिसके बाद चीन इतना ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो सीधे सीधे ये कह देता है अपने यहाँ के लोगों से, चीनी लोगों से, कि अगर कोई यात्रा कर रहा है जापान की तो यात्रा ना करे। अगर किसी ने जापान की यात्रा के लिए टिकट खरीद लिए हैं तो उसके टिकट बदल दिए जाएंगे दूसरे देश के लिए, दूसरी जगह के लिए। तो ये स्थिति बनी हुई है दोनों ही देशों में। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन की वायुसेना की गश्त भी बढ़ गई है। बॉम्बर फॉर्मेशन में ये एयरफोर्स ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। दक्षिण चीन सागर में पहले से ही चीन की जो दबदबी थी वो देखने को मिलता था, उसका दखल देखने को मिलता था। अब बॉम्बर फॉर्मेशन में जो एयरफोर्स है वो वहां पर गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। ताइवान की सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ ये हालांकि कोई आम बात नहीं है, लेकिन चीन बार बार ये कहता है कि ताइवान उसी का हिस्सा है। ताइवान ये कहता है कि ये हम कब से चीन से अलग हो गए, हमारा चीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस सब के बीच जो जापान की तरफ से बयान जारी किया गया था उससे चीन नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि जापान ने ताइवान का साथ दे दिया सीधे सीधे। अब ये दो खबरों से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जापान और चीन के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ रहा है और ये दुनिया की टेंशन को भी बढ़ा रहा है। और चीन की बात अगर करें तो दुनिया की महाशक्ति बनने की होड़ में वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी मंशा है कि उसके पड़ोसी देशों के लिए सिरदर्द बनते जा रही है। अब चीन की सेना आए दिन पड़ोसी देशों की सीमा में दाखिल होती रहती है। अब एक बार फिर से चीन ने जापान और ताइवान को अपनी ताकत दिखाई है। चीन ने फिर दिखाई ताकत, समंदर में ड्रैगन की हिमाकत। चीन और जापान में बढ़ा तनाव। दुनिया की महाशक्तियों में शुमार होने के लिए चीन बेकरार है। वो न केवल अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है बल्कि पड़ोसी देशों को धमका भी रहा है। चीन की सेनाएं ताइवान की सीमा में अक्सर दाखिल होती रहती है। चीन के फाइटर जेट्स और शिप्स आए दिन ताइवान की वायु सीमा और जल सीमा का उल्लंघन करते रहते हैं। चीन की सेना जापान के कब्जे वाले सेनकाकू आइलैंड के बेहद करीब पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक चीन के कोस्ट गार्ड के जहाज और मिलिट्री ड्रोन्स जापान की सीमा के बेहद करीब पहुंच गए। ये ड्रोन्स और जहाज जापान के कब्जे वाले सेनकाकू आइलैंड के बेहद करीब तक पहुंच गए। चीन का ये कदम जापान की पीएम साने तकाइची के एक बयान के बाद आया। दरअसल जापान की पीएम साने तकाइची ने संसद में कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान भी सैन्य प्रतिक्रिया देने को तैयार है।
जापान के पीएम साने तकाइची के इस बयान से चीन भड़क गया और अब चीन का एक्शन जापान के खिलाफ चीन की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। जापान के पीएम के बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब किया और कड़ा विरोध जताया। उधर चीन ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। चीन की ओर से अपने नागरिकों को जापान की यात्रा के दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। इस बीच चीनी एयरलाइंस ने बयान जारी किया जिसके मुताबिक जापान की टिकटें मुफ्त में बदली या रद्द की जा सकती है। चीन और जापान के बीच तनाव जारी है, लेकिन इससे पहले चीन के विमान ताइवान की सीमा में भी दखल दे चुके हैं। चीनी फाइटर जेट्स ने साउथ चाइना सी के ऊपर बॉम्बर फॉर्मेशन में गश्त की। इसे फिलीपींस, जापान और अमेरिका के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में फिलीपींस ने जापान और अमेरिका की नेवी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की थी। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सदर्न थिएटर कमांड ने कहा कि फिलीपींस बाहरी देशों के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहा है, जिसके जवाब में हमारे बॉम्बर विमानों ने सामूहिक ताकत दिखाई। चीन साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। इसके लिए वो न केवल मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बल्कि अपनी सेनाओं को आधुनिक हथियार मुहैया कराने में भी लगा हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कि चीन की सेना को कौन कौन से वो हथियार हैं जो बेहद खतरनाक बनाते हैं। चीन ने कुछ समय पहले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को समंदर में उतारा। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर फ्लैट फ्लाइट डेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगाया गया है। अभी तक ये तकनीक केवल अमेरिका के पास ही है। फुजियान पर हैवी फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर और रडार वाले विमान की आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान इस जहाज से J-35 स्टेल्थ फाइटर, KJ-600 विमान और J-15 फाइटर को उड़ाया गया। चीन के स्तर पर जंग की तैयारियों में जुटा इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 पर काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले इसकी पहली तस्वीर सामने आई। इसे लड़ाकू विमान के साथ ही बॉम्बर की तर्ज पर डिजाइन किया गया, यानी इस फाइटर जेट से भारी और विशालकाय बमों को भी गिराया जा सकता है। चीन ने हाल ही में एक ऐसे स्टेल्थ फ्लाइंग विंग ड्रोन का टेस्ट किया जिसे अगली पीढ़ी का अनमैन्ड बॉम्बर कहा जा रहा है। इस नए ड्रोन GJ-X की तस्वीर सामने आने के बाद एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसका साइज और डिजाइन अमेरिकी B-21 रेडर बॉम्बर से काफी मिलता जुलता है। चीन के अधिकारियों के मुताबिक ये ड्रोन एक मीडियम रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है।
चीन ने अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने की भी कोशिशें तेज कर दी है। खबरों के मुताबिक चीन ने अपना मिसाइल उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। साल 2020 से ही चीन ने अपने मिसाइल उत्पादन केंद्रों का कई गुना तेजी से विस्तार किया। चीन का ये कदम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए तो चुनौती है ही, ताइवान और भारत के लिए भी चिंता की वजह बन सकता है। चीन की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से मिसाइल उत्पादन में तेजी लाने के लिए लगाई गई फैक्ट्रियों का भी खुलासा किया गया। खबरों के मुताबिक चीन के पास रॉकेट फोर्स और रक्षा उत्पादन से जुड़े करीब 135 केंद्र हैं। इनमें से 60% से ज्यादा का पिछले 5 साल में काफी बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। खबरों के मुताबिक चीन ने वुहान में मिसाइल उत्पादन के लिए 10 फैक्ट्री लगवाई। इसके अलावा बीजिंग में 9 फैक्ट्रियां, शियान प्रांत में 9 फैक्ट्रियां हैं। इनके साथ ही भारत की सीमा के पास असम से नजदीक चेंगडू और गुंजियांग में भी एक मिसाइल फैक्ट्री है। अमेरिकी डीआरडीओ के मुताबिक चीन के पास करीब 2200 मिसाइलें और लगभग 600 परमाणु वॉरहेड हैं। जाहिर है कि चीन की विस्तारवादी नीति और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। हालांकि जापान और ताइवान को अमेरिका का साथ मिल रहा है। अमेरिकी नौसेना इस इलाके में भी तैनात है, लेकिन चीन की हिमाकत तनाव बढ़ाने वाली है। अब देखना होगा कि इसका तोड़ कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब खबर आपको पाकिस्तान से बताते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाक सेना पर अटैक हुआ है और यह अटैक बलूच विद्रोहियों की तरफ से किया गया, उनके संगठन की तरफ से किया गया। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। क्या हुआ है आतंकिस्तान में, चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान, जहां पर बलूचिस्तान में पाक सेना पर यह अटैक किया गया है और इसकी जिम्मेदारी बलूच विद्रोही संगठन के द्वारा ली गई है। नसीराबाद में हुए आईडी ब्लास्ट में पटरी से ये ट्रेन उतर गई है। कौन सी ये ट्रेन है? जाफर एक्सप्रेस ये ट्रेन है। और जाफर एक्सप्रेस पर ये कोई पहली बार अटैक नहीं किया गया, इसके पहले भी इसी तरीके से अटैक किया गया था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से भारत के दो ऐसे पड़ोसी हैं जो अक्सर षड्यंत्र रचते रहते हैं। पाकिस्तान तो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है और बांग्लादेश भी अब इसी पाकिस्तानी कैंप में शामिल होते हुए दिखाई दे रहा है। वो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूं, इस रिपोर्ट में देखें। आतंकिस्तान, बलोच लड़ाकों का हमला, मुनीर आर्मी पर निशाना, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले देश अब अपने ही अंदर पनपती असंतोष की आग से सुरक्षित नहीं है। भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब खुद ही आतंक की आग में जल रहा है। खुद पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना इससे परेशान है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। अभी दीजिए इजाजत।